देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ठीक जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनते हैं उसी तरीके से ही थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में एक डॉक्यूमेंट और तैयार होता है और इस डॉक्यूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। थ्योरी से आपको इसके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि दोनों में क्या फर्क होता है, और अमूमन बहुत सारे लोग इसको एक जैसे डील करते हैं, पर उसमें टेक्निकली काफी सारे डिफरेंस है, वो हम इस बात को समझेंगे। तो देखिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉमिसरी नोट की। ए प्रॉमिसरी नोट is an instrument in writing, not being a banknote or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। देखिए, प्रॉमिसरी नोट भी उसी तरीके से डेटर और क्रेडिटर जब आपस में लेन देन कर रहे होते हैं तो लिखा पढ़ी करते हुए जैसे कागज तैयार करते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमने पिछले क्लास में समझा था, वैसे ही ये प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट में फर्क ये है कि जिसने पैसे देने होते हैं वो उसमें प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा इतने रुपयों की, जबकि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें क्या होता है, उसको बनाने वाला कौन होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं वो उसको तैयार कराता है। और यहां पर प्रॉमिसरी नोट में क्या बड़ा फर्क है कि जो पैसे देने वाला होता है वो इसको तैयार करता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैंने आपको पैसे देने और मैं ही एक कागज में लिख के दे रहा हूं और प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको मैंने पे करना है, तो उसमें कोई जो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। जबकि पहले वाले केस में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था उसमें क्या था, बनाने वाला कोई और था। वो बनाने वाला कौन था, जिसने पैसे लेने थे। तो वो जब तैयार करेगा, आप वो लेने वाला किसी के नाम पे भी लिख दे, तब तक वो कागज की वैल्यू बेकार है, जब तक जिसने पैसे देने हैं वो उसमें एग्री ना करे, जब तक उसमें स्वीकृति ना दे, जब तक उसमें एक्सेप्टेंस ना दे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इसको बनाने वाला कौन है, प्रॉमिसरी नोट को इटसेल्फ जिसने पैसे देने होते हैं। और दूसरा क्या है डिफरेंस मेन, कि इसमें किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही लिख के दिया, खुद ही उसने ये तैयार किया है। और दूसरी बात क्या है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ऑर्डर करा जाता है, उसमें जिसने पैसे देने होते हैं उसको निर्देश दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि फलाने जाने को आप इतना पैसा दोगे। और जबकि इसमें ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस है। तो 3 डिफरेंस आ गए आपके सामने, मैंने जो आपसे डिस्कशन किया। कागज ये उसी तरीके से बन रहा है पर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। उसका मैं फॉर्मेट भी आपको दिखाता हूं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, अमृत सेल गुड्स टू बिमल फॉर 15,000 on April 1, 2011 on credit for 3 months. Bimal promises to pay the amount and writes a promissory note in favor of Amrit on the same date. अमृत ने गुड्स इनको बेचे बिमल को, तो अमृत ने जब गुड्स बेचे तो उधार में बेचे। तो ऐसे में क्या है कि बिमल ने एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया जिसमें उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको इतना पेमेंट करूंगा। तो देखिए, प्रॉमिसरी नोट में क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस, या प्रॉमिस वर्ड आ रहा है, और वहां पे प्रॉमिस नहीं था, वहां पे क्या था, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई यू आर ऑर्डर टू पे, ऐसे निर्देश दिया जाता था उसमें। और दूसरी चीज क्या है कि जिसने पैसे वहां पर लेने होते थे वो बनाता था, और इसमें प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, जिसने पैसे देने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिन्होंने तैयार किया उन्होंने यहाँ पे साइन किया, बिमल ने पैसे देने थे, बिमल ने यहाँ साइन किया, और किसको बना के दिया, अमृत को, अमृत का नाम लिख दिया गया अमृत को पे करने के लिए। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकली दोनों में फर्क पता होना चाहिए, और आपसे ये एग्जाम में निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर बात होगी, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, वो भी राइटिंग में था, ये भी राइटिंग में।
ब्रैकेट की बात हम बाद में करते हैं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, वहां पर क्या था, अगर आपको ध्यान हो, क्या वहां पर अनकंडीशनल था, पर वहां पर अंडरटेकिंग का मतलब शपथ से, प्रॉमिस से है, तो वहां पे प्रॉमिस की बात होती थी। ठीक है। साइंड बाय द मेकर, जो बनाने वाला उसका साइन है, बाकी सारी चीजें सेम है कि क्या पे करना है, सर्टेन सम ऑफ मनी और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, ऐसा ही प्रॉमिसरी नोट आप सबने देखा हुआ है। वो प्रॉमिसरी नोट जो है वो बैंक नोट है, करेंसी नोट। बैंक नोट और करेंसी नोट, ठीक है, आप अगर किसी भी नोट को देखें तो उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ। आपने ध्यान दिया, नोट में हर एक नोट पे लिखा रहता है। तो वहां पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रॉमिस कर रही होती है, वो तो एक कागज है, नोट जो है वो कागज है। अब फर्क क्या है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है, जो बियरर है, वहां पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी बियरर प्रॉमिसरी नोट नहीं इश्यू कर सकती। अगर वो बियरर प्रॉमिसरी नोट की बात करेंगे तो वो तो एक तरह से करेंसी नोट की तरह ही बात हो जाएगी, तो इसलिए उसको नहीं इश्यू किया जा सकता। होता है, वो कौन इश्यू करेगा? गवर्नमेंट। तो आप कोई भी प्रॉमिसरी नोट जो है वो बियरर नहीं इश्यू कर सकते। होता है वो प्रॉमिसरी नोट, पर आपको परमिशन नहीं इश्यू करने की। क्यों? नहीं तो आपने अपने नोट चला दिए, अगर देखा जाए तो, बात अगर समझा जाए दूसरे तरीके से। तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं, यहां लिखा हुआ है नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या है, मेन एम्फेसिस किस बात का है कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस है, और दूसरी एक बात क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या, कहीं पे भी कोई भी बियरर प्रॉमिसरी नोट नहीं इश्यू करेगा। अब आप बोलेंगे यार लिखा क्यों गया है? भाई लिखा है कि ये इस तरह के प्रॉमिसरी नोट होते हैं, पर इश्यू करने की इजाजत नहीं दी गई कि आप ऐसे इश्यू करिए प्रॉमिसरी नोट। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ए रिटन अंडरटेकिंग, यानी कि प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। समझ में आ गई होगी बात, पिछले वाले के जैसे ही है। फिर इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब शपथ की बात होती है, प्रॉमिस की बात है, वायदे की बात है। और अनकंडीशनल है, कोई शर्त नहीं लगी होनी चाहिए कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर ये काम हो जाएगा, या फलाना काम हो जाएगा, या जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब दूंगा। कोई भी शर्त या कंडीशन ना हो साथ में, बस सीधी सी बात है कि आपको मैं पैसे दूंगा। इट इज मेड एंड साइंड बाय ए पर्सन हु इज ए डेटर हु ओज मनी। हमने पहले शुरुआत में डिस्कशन किया कि इसको बनाने वाला कौन होता है? जिसने पैसे देने होते हैं, तो डेटर प्रिपेयर करता है। एंड इट इज एड्रेस टू ए क्रेडिटर टू हुम द मनी इज ड्यू। और उसमें नाम किसका लिखा जाता है? जिसको पैसे देने होते हैं, यानी कि जो लेने का हकदार है। द अमाउंट इज पेबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन द फ्यूचर डेट। अभी ऑन डिमांड का मतलब मैं आपको अलग से समझाने वाला हूं, अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। और ऑन फ्यूचर फिक्स डेट, यानी कि कुल मिला के मतलब क्या है कि जब आपसे पैसा मांगा जाएगा तब आप पैसे दें। अभी हम इसमें और कुछ बातें भी सीखेंगे। और ऑन एनी फ्यूचर फिक्स डेट, या किसी भी फिक्स डेट जो भी तय होगी कि 15 तारीख को, 20 तारीख को, अगले महीने की, 2 महीने की, तो जो भी डेट आएगी उस दिन के पेमेंट करना होगा। The amount is payable either to the bearer of the instrument or to a specific person or to the order of a such person. देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बेयरर वर्ड क्यों आ रहा है? बेयरर तो गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब हम एंडोर्स कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं वहां पे नाम किसी का लिखा होगा। ये नहीं कि खाली लिख दिया जो मर्जी आके ले ले। अब नोट तो जिसके हाथ में वो है, जो मर्जी लेके चले जाए, उसके पास नोट की वैल्यू मिलेगी उसको। तो आपको कैसा नहीं है, बेयरर वो वाला बेयरर उस सेंस में वो कह रहे हैं कि नहीं इश्यू कर सकते, इसमें किसी का कोई नाम नहीं है, वो नहीं आप जारी कर सकते। द अमाउंट पेबल मस्ट बी अ सर्टेन आइडेंटिफाइबल अमाउंट, यानी कि निश्चित अमाउंट हो जो कैलकुलेटेड हो। अब ऐसे नहीं कि जो बनता होगा वो दे दिया जाएगा, इसके साथ में जो ब्याज के साथ में बनेगा वो दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं।
एग्जैक्ट अमाउंट 3,455 रुपए 76 पैसे, जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है, ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट की बात होगी। दूसरा एक बड़ा डिफरेंस है, अगर आपको याद हो, वहां पे 3 पार्टी थी, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ड्रॉर था, ड्रॉई था, और एक पेई था। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। यहां पे 2 पार्टी होती है, मेकर यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है, जिसने बनाया है, और पेई जो उसमें से पैसे पाएगा। एक बार हम रिकैप करेंगे, हम लोगों ने भी पहले भी डिस्कस किया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के डिफरेंसेस बिल्कुल आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और निश्चित इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आते ही आते हैं। ड्रॉर मतलब बनाने वाला कौन होता है? ड्रॉर कल भी बताया था हमने, बचपन में भी देखा था, मैडम बोलती हैं ये मैंगो ड्रॉ करो, यानी कि मैंगो बनाओ। तो ड्रॉ मतलब बनाना, यानी कि अब बनाना का मतलब केला तो नहीं समझ रहे, बनाना मीन्स मेकिंग। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, कौन बनाएगा उसको बनाएगा क्रेडिटर, और प्रॉमिसरी नोट में कौन बनाएगा? डेटर। कुल मिला के मतलब क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला कौन है? जिसने पैसे लेने हैं, और प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? जिसने पैसे देने हैं। ये दोनों में फर्क है। फिर इट इज एन ऑर्डर टू पे, वहां पे लिखा होता था यू आर ऑर्डर टू पे, मिस्टर पी, मिसेस क्यू, यू आर ऑर्डर टू पे, ऐसा लिखा था। यहां पे क्या, इट इज ए प्रॉमिस टू पे। वहां पे निर्देश है, यहाँ पे प्रॉमिस है, वायदा है। एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले बात समझी। अब बनाया किसी ने और उसमें पैसे देने किसी ने है, तो भाई जिसने देने हैं वो जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक वो काम चलेगा नहीं। तो उसमें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या है, जिसने पैसे देने होते हैं तो वो लिखता था जी एक्सेप्टेड, और अपना नाम लिखता है, साइन लिखता है, तो फिर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूप देता है। यहां पर कोई भी प्रॉमिसरी नोट के केस में कोई भी इस तरह की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद ही लिख के दिया है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इतना पैसा आपको दूंगा, अपना नाम पता सब बता रहा है वो साथ के साथ। पार्टीज अभी अभी डिस्कस किया, वहां पे 3 पार्टी होती थी, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। यहाँ पे 2 पार्टी हैं, प्रॉमिसर एंड पेई, मेकर एंड पेई भी बोलते हैं उसको हम। लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉर अराइजेस ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे। ये लायबिलिटी का पार्ट हम अभी अगले चरण में अभी एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। और कुल मिला के अगर हम यहाँ पे समझें, तो जो लायबिलिटी है यहाँ पर प्रॉमिसर के केस में प्राइमरी लायबिलिटी कहा जा रहा है, मुख्य लायबिलिटी उसी की है जिसने उसको बनाया है। और इसके केस में लायबिलिटी का जो पार्ट है वो चेंज होगा, अभी मैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। कॉपीज की बात है, इन द केस ऑफ फॉरेन बिल 3 कॉपीज आर मेड, बट अदरवाइज ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉरेन के पेमेंट करने के लिए, लेन देन के लिए भी यूज किया जाता है, तब ये ट्रिप्लीकेट में बनता है, और अदरवाइज इसकी भी एक कॉपी बनाई जाती है। और प्रॉमिसरी नोट तो जो है वो चाहे फॉरेन का हो चाहे कैसा हो, वो एक कॉपी में ही बनेगा, वो उसकी ट्रिप्लीकेट कॉपी नहीं होंगी। अगर ट्रिप्लीकेट कॉपी हो गई तो उसमें 3 बार उसको पेमेंट करना पड़ सकता है। देखिए आप सबने ना घर में कोई ना डॉक्यूमेंट देखे होंगे, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा अगले क्लास के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ पापा के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, उसमें ऊपर नोट बना रहता है, उसको स्टाम्प पेपर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टाम्प पेपर के ऊपर भी बनाने होते हैं, और उसमें कितने के स्टाम्प लगने हैं ये भी एक मतलब की बात होती है, कितने अमाउंट तक के कितने स्टाम्प पेपर पे होंगे। इसके अलावा कुछ और स्टैंपिंग का भी होता है। अब तो डिजिटल भी आ गया सिस्टम, तो अभी ये चेंज भी हो रहा है। तो स्टैंपिंग के लिए क्या कह रहे हैं, बिल पेबल ऑन डिमांड नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड बट अदरवाइज स्टैम्प्स वुड बी नेसेसरी। अब ये ऑन डिमांड पहले भी वर्ड आया था, मैंने बोला अभी मैं डिस्कस करता हूँ, तो अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर ऑन डिमांड है तो उसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं है, स्टैम्प नहीं होगा, वो चलेगा। और अदरवाइज इसके स्टैम्प पेपर के ऊपर या स्टैम्प की जरूरत होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ऑन डिमांड का मतलब क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले। बिल्स एट साइट, बिल्स आफ्टर डेट एंड बिल्स आफ्टर साइट। पहले ये बात को समझे हम। देखिए साइट का मतलब क्या होता है, निगाह।
नजर, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, 3 तरह के बिल होंगे अभी। बिल एट साइट का मतलब क्या है कि जब भी उसको दिखाया जाएगा, जब भी प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे ही वो बिल लेकर कोई भी आएगा तो उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं हम बुक के लैंग्वेज में। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटेशन मींस पेबल ऑन डिमांड। यानी कि जब भी उसको कोई तारीख या समय की बाध्यता नहीं है, जब भी वो जो पेमेंट लेके हम आ जाएं, पेमेंट लेने के लिए आएंगे, आपको वो कागज देंगे, आपको पेमेंट करना है, आपको वो बिल देंगे, आपने पेमेंट करना, कोई टाइम वाइम की बाउंडेशन नहीं। अब हम कब आते हैं ये भी कोई निश्चित नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे हमने बोला कि अभी हम सामान ले जा रहे हैं, आप आके कभी भी हमारे शॉप से कलेक्ट कर लीजिए पेमेंट। वो अब आ जाए, कल आ जाए, 3 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए। तो यहाँ पर मेन क्या बात है, इफ नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड इन द बिल इट इज पेबल ऑन डिमांड। यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं होता। ऑन डिमांड का मतलब जब भी हम मांगने आएंगे आपको पैसा दे देना है। बिल पेबल ऑन डिमांड बिकेम ड्यू एज सून एज द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे ही कोई भी उसको प्रेजेंट करेगा उसी समय उसको पेमेंट करनी पड़ेगी बिल में। अब एक और भी बात बतानी है कि देखिए, जब जो बिल हैं, जो भी उसकी ड्यू डेट निकलती है, उसके बाद हर बिल पे 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस दिए जाते हैं। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब छूट के दिन, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना जैसे पास करने के लिए, वैसे ही छूट के दिन होते हैं, और ये हर बिल पे देने होते हैं, सिवाय किसके, ये बिल एट साइट या बिल पेबल ऑन डिमांड के। देखिए, 3 दिन जो डेज ऑफ ग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक बिल तैयार किया गया आज की तारीख में, आज है 10 अक्टूबर, और बिल में हमने लिखा कि बिल जो है पेबल होगा 1 महीने के बाद। तो 1 महीने के बाद, आज 10 अक्टूबर है, 1 महीना कब हो जाएगा, 10 नवंबर को। इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस देंगे, यानी कि वो बिल कब ड्यू होगा, 13 तारीख। तो अभी हम इसके डेज ऑफ ग्रेस की भी और बात करते हैं। अब देखिए, दूसरी जो कैटेगरी है वो बिल आफ्टर डेट है, और एक बिल है आफ्टर साइट। When the bill is payable at fixed period after date, the period begins to run from the date of drawing the bill. 3 days of grace are allowed on such bills. For instance, a bill of exchange dated 1st January 2015 is payable 2 months after date, and it is accepted on 15th January. The due date of the bill will be 4th March. बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है कि जिस दिन बिल बन गया था, ठीक है। यहां पे देखिए, where the bill is payable at a fixed period after date, the period begins to run from the date of drawing the bill. ये अंडरलाइन करने की बात है। ड्रॉइंग द बिल का मतलब क्या है कि जिस दिन बिल बना उस दिन से टाइम शुरू हो जाएगा। बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट में पहले हम मतलब समझ लें, फिर हम डेज ऑफ ग्रेस की बात करते हैं। बिल आफ्टर डेट जो होता है वो जिस दिन बनाया गया, उस पे जो बनाने की तारीख पड़ी हुई है, उस दिन से उसका टाइम चालू होगा। 1 महीना 2 महीना जितने का भी समय, वो उस दिन से चालू होगा। और बिल आफ्टर साइट में क्या है कि जब तक वो उसके ऊपर साइन नहीं कर देता जिसने पैसे देने हैं, जब वो साइन कर देगा जिसने पैसे देने हैं, उसके बाद से टाइम चालू होगा। अब देखिए, यहां पर क्या है, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट में सेम एग्जांपल दिया है, और मैंने आपको पहले भी बात बताई कि हर समय आप क्या करेंगे, 3 दिन छूट के देंगे ही देंगे। ये बिल जो है 1 जनवरी को बना था, 1 जनवरी को बना है, और 15 जनवरी को उस पर उसने एक्सेप्टेड लिखा, एक्सेप्टेंस उसने 15 जनवरी को दी। तो जब बिल आफ्टर डेट है
तो ये जिस दिन तैयार किया गया था उसके बाद से 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीना उसके बाद से काउंट करेंगे। अब जैसे इन्होंने बोला है कि 2 मंथ का बिल है आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट का मतलब जो तैयार करने की डेट थी, यानी कि तैयार हुआ था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद से 2 महीने गिनेंगे, तो 1 फरवरी को 1 महीना, 1 मार्च को 2 महीने, तो 1 मार्च को 2 महीने हो गए। और उसके बाद 3 दिन छूट के मिलने हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलने ही मिलने हैं, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस मिल जाएंगे। तो ये किस डेट को इसकी ड्यू डेट मानी जाएगी? 4 मार्च को उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी। पर अगर यही एग्जाम्पल सेम अगर कंटिन्यू करें और इसमें सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया जाए कि बिल आफ्टर साइट लिखा हो, तो बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है कि जिस दिन उसको साइन किया गया था, किस दिन बना था उससे मतलब नहीं है। तो ये जो बिल का एक क्वेश्चन था अभी, तो ये तैयार किया गया था 1 जनवरी को, जबकि उसने एक्सेप्टेंस दी, साइन किया उस पर 15 जनवरी को, तो इसका पीरियड जो काउंट होगा वो 15 जनवरी से शुरू होगा। कब? जब आफ्टर साइट लिखा हो। तो 15 जनवरी के बाद 1 महीना हुआ 15 फरवरी, 2 महीने हुए जी 15 मार्च को, और 3 दिन छूट के मिले, यानी कि इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 18 मार्च, 18 मार्च। दोनों में आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, एट साइट, ये आपको समझ में आना चाहिए। बिल एट साइट का मतलब क्या है? कोई टाइम बाउंड नहीं है, ऑन डिमांड है, जब भी मांगने आऊंगा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आपको टाइम वाइम नहीं मेंशन है उसमें। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो अब आप इस तरीके से इसको समझें। भूल जाते हैं स्टूडेंट्स की सर ये आफ्टर डेट था कि आफ्टर साइट था, क्योंकि 2 तारीखें दी हैं। वो बोलते हैं जी 5 तारीख को बनाया गया और 1 तारीख को बनाया और 15 तारीख को एक्सेप्ट किया, तो 1 तारीख से काउंट करें कि 15 तारीख से? ये तो याद रहता है कि 2 अलग अलग केस हैं, पर आफ्टर डेट में यूज करना है कि आफ्टर साइट में? तो अब आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। साइट मतलब निगाह, नजर। जिस दिन ये एक्सेप्टर को नजर आएगा, जिस दिन एक्सेप्टर के सामने आएगा, जिस दिन एक्सेप्टर उस पर साइन कर रहा होगा, वो आफ्टर साइट है। और जिसपे जब तक जो तैयार करके बना के रख दिया, हमने बना दिया, अब आपने साइन कल किए, महीने भर बाद साइन किए, पर आपका टाइम जो है कब से चालू हो गया? उसी डेट से चालू हो गया, वो बिल आफ्टर डेट है। पर इसके बाद अब फिर एक डिफरेंस आता है, ये बिल एट साइट है कि आफ्टर साइट है? तो एट साइट मतलब निगाह में सामने लाते ही आपको पेमेंट करना है। आफ्टर साइट का मतलब निगाह में लाने के बाद से उस टाइम को काउंट करा जाएगा। तो इन तीनों का मतलब समझ में आपको अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बताऊं, आप मुझे एक बार क्वेश्चन पूछें अगर आपको डाउट है तो। किसी का कोई डाउट है तो बोलिए जी। एट साइट, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, क्लियर है जी? सर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैंने आज 10 तारीख को एक बिल तैयार किया, ठीक है, और मैंने राम के नाम से बनाया बिल की पेबल आफ्टर 3 मंथ्स है, 3 महीने के बाद 10। अब आज बनाया, आज है 10 अक्टूबर, पर उसने साइन जो है नहीं किया अभी, साइन हुआ उसका मान लेते हैं 15 अक्टूबर को, तो अब 3 महीने का टाइम जो है वो 10 अक्टूबर से काउंट किया जाए, आज जो बन गया, या जिस दिन साइन किया उसने एक्सेप्टेड लिख करके 15 अक्टूबर को साइन किया, तो 15 अक्टूबर से 3 महीने गिने जाए कि ये आज के 10 अक्टूबर से गिने जाए? तो इसके लिए हमें देखना होता है कि भाई आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है। अगर बिल आफ्टर डेट है तो आज बिल बना है, जिस दिन बिल बना है, जिस दिन तैयार किया गया, आफ्टर डेट वाले में वहीं से ही 3 महीने काउंट हो जाएंगे। तो जैसे आज 10 अक्टूबर है, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 जनवरी के बाद 3 दिन छूट के होंगे, यानी कि 13 जनवरी को उसकी पेमेंट होगी, 13 जनवरी ड्यू डेट निकाली जाएगी अगर ये आफ्टर डेट है। पर अगर ये आफ्टर साइट होगा तो जो 3 महीने हैं वो कब से काउंट करेंगे? साइन करने से। अब आप इसको ऐसे भी याद कर लो, बिल आफ्टर साइट को बिल आफ्टर साइन याद रखो माइंड में, कि जिस दिन साइन कर देगा ना जिसने पैसे देने कि मैं हाँ पैसे दूंगा, उसके उस साइन करने वाले दिन से टाइम काउंट होगा। तो अगर उसने 15 अक्टूबर को साइन किया तो फिर 10 तारीख से नहीं काउंट होगा वो बिल, वो आफ्टर साइट वाला कब से काउंट होगा? जिस दिन उसका साइन है। तो माइंड में याद रख लीजिए, बिल आफ्टर साइट इज बिल आफ्टर साइन, साइन के बाद से टाइम काउंट करना है। तो 15 अक्टूबर को अगर साइन करता है तो फिर वहां से 3 महीने काउंट होंगे, 15 नवंबर, 15 दिसंबर,
15 जनवरी और 3 दिन ग्रेस के देने ही देने हैं, तो ये हो जाएगा जी 18 जनवरी को। हाँ, अगर ये आफ्टर डेट होता तो फिर ये आज की तारीख से ही काउंट होना शुरू हो जाता, 10 तारीख से। तो 10 अक्टूबर के बाद से 10 नवंबर, 10 दिसंबर, ठीक है, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी। 10 जनवरी के बाद 3 दिन ग्रेस, तब 13 जनवरी को ड्यू डेट होती। तो 13 जनवरी है कि 18 जनवरी है, ये वाली बात समझ में है कि नहीं है? अब भाई मैंने आपसे पैसे लेने हैं, अगर मान लेते हैं, तो मैंने अगर आज तैयार कर दिया, बिल तो आज तैयार हो गया, अब साइन करने वाला जिस आप साइन करोगे तब से दिन काउंट किए जाएं कि जिस दिन मैंने बना दिया था उस दिन से काउंट करे जाएं। ये डिफरेंस है आफ्टर डेट और आफ्टर साइन में। तो आफ्टर डेट के केस में जिस दिन उसको तैयार किया गया उस दिन से काउंटिंग होगी, और बिल आफ्टर साइट मींस बिल आफ्टर साइन, जिस दिन एक्सेप्टेंस दे करके साइन किया पैसे देने वाले ने, उस दिन से समय काउंट होगा। अब मान लेते हैं कि उसने 1 महीने 1.5 महीने के बाद काउंट दे 1.5 महीने के बाद साइन किया, तो भैया 1.5 महीने के बाद से वो पीरियड काउंटिंग शुरू होगी और 3 दिन छूट के देने ही देने हैं। अब मैंने यहाँ पे बता दिया था कि बिल एट साइट जो ऊपर है, बिल एट साइट मतलब निगाह के सामने लाते ही वो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। तो बताइए, बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट समझ में आया कि नहीं है? यस नो तो बोलिए भाई। यस सर। एक ही जने को समझ में है बस? यस सर। चलिए, अब मान लेते हैं बाकियों ने भी बोल दिया, ठीक है। तो अब देखिए, जो ड्यू डेट है ना सर, जी सर बिल आफ्टर डेट नहीं समझ आया। कौन बोल रहे हैं बिल आफ्टर डेट नहीं समझ में है? आदित्य सेन। आदित्य सेन। एट साइड समझ में आ गया? आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? नहीं सर, लास्ट क्लास में था। लास्ट क्लास में थे, अच्छा ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए। देखो सर 2 मंथ है या 3 मंथ? क्या चीज? सर वो बिल आफ्टर डेट 2 मंथ्स में है या फिर 3 मंथ? ये तो आपस में तय होगा, 2 महीने 3 महीने। अब जैसे हम मान लेते हैं कि आदित्य सैनी ने, एग्जांपल लेते हैं, अभी आदित्य सैनी जो है ये गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, ये सेल कर रहे हैं गुड। माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लिया करिए प्लीज बोलने के बाद। आदित्य सेल कर रहे हैं गुड्स, किसको सेल कर रहे हैं? ये बेच रहे हैं गुड्स मान लेते हैं माधुरी दीक्षित को। आदित्य जानते हो माधुरी दीक्षित को? यस सर। अच्छा, इन्होंने गुड्स बेचे इनको। अब इनसे ये पैसे मांग रहे हैं, ये पैसे मांग रहे हैं और ये बेच रहे हैं, मान लेते हैं कि 18 जनवरी को, सपोज करते हैं 18 जनवरी को सेल किया इन्होंने। अब जब 18 जनवरी को ये सेल कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित से पैसे मांग रहे हैं कि भाई पैसे देने कब, तो इन्होंने बोला कि मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगी, 3 महीने के बाद दूंगी, 4 महीने के बाद दूंगी। ऐसे बात होगी आपस में, बेचते समय, सामान बेचते समय बात होगी। तो अब बताइए, उन्होंने 2 महीने की भी बात कही हो सकती है, 1 महीने की भी बात कही हो सकती है, 3 महीने की भी बात हो सकती है। वो किस दिन पे करेंगे ये तो तय होगा आपस में बायर सेलर के लिए। ये कोई 2 और 3 मंथ्स का एग्रीमेंट नहीं है ऐसा कि 2 रहेगा या 3 रहेगा, ये तो इनके ऊपर है कैसे उन्होंने तय किया। अब बताइए, आपने आदित्य को कितने समय के लिए उधार दिया? 2 मंथ के लिए। 2 मंथ के लिए दिया। ये जरूरी नहीं 2 मंथ हो, 3 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, 5 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, या आपके ऊपर है आप माधुरी दीक्षित को कितने समय के लिए उधार देते हैं। अब 18 जनवरी को ये सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद माधुरी दीक्षित को जो था शूटिंग थी वो चली गई, ये सेल कर दिया सामान। इन्होंने बोला कि वो मैडम ऐसा है कि मैं एक बिल तैयार कर रहा हूँ, उसको एक्सेप्टेंस दे दीजिए। तो अब इन्होंने 18 जनवरी को बना दिया, इन्होंने ड्रॉ कर दिया 18 जनवरी को।
आदित्य जी ने 18 जनवरी को उसको तैयार कर दिया। अब माधुरी दीक्षित ने को दिया गया, पर माधुरी दीक्षित ने यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस लिखा, एक्सेप्टेड, साइन किया, माधुरी दीक्षित लिखा, डेट लिखी और एक्सेप्टेंस दी। मान लेते हैं कि इन्होंने 20 जनवरी को। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम 2 महीने का टाइम 18 जनवरी से काउंट करें या 20 जनवरी से काउंट करें। ठीक है, अब 18 जनवरी से भी काउंट हो सकता है और 20 जनवरी से भी हो सकता है। इसके लिए हमें बिल की भाषा पढ़नी पड़ेगी। अगर बिल में लिखा हुआ है पेबल, ठीक है, ऐसे लिखा होगा पेबल आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स के साथ में यहां पे ये भी लिखा रहता है पेबल आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट लिखा हुआ है कि आफ्टर डेट लिखा हुआ है, इससे है। अगर आफ्टर डेट है तो 2 महीने जो हैं वो कहां से काउंट किए जाएंगे? वो 18 जनवरी से काउंट किए जाएंगे 2 महीने आफ्टर डेट के केस में। और आफ्टर साइट के लिए मैंने आपको बोला कि आप याद रखो मन में, आफ्टर साइट को पढ़ो आफ्टर साइन। साइन किस दिन किया था? 20 तारीख को, तो यहां से 2 महीने काउंट किए जाएंगे। तो अब मैं इसकी ड्यू डेट बताता हूं। 18, अगर ये आफ्टर डेट है तो 18 तारीख से ही 2 महीने का पीरियड चालू हो जाएगा। 18 जनवरी के बाद 18 फरवरी, 18 मार्च, 18 मार्च ड्यू डेट आ रही है, 3 दिन छूट के मिलेंगे। 18 मार्च के बाद 3 दिन छूट के होके, तो ये हो जाएगा जी 21 मार्च। पर अगर ये आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो फिर ये 18 से नहीं टाइम काउंट होगा, तब वो 20 तारीख से काउंट होगा। तो 20 जनवरी से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 20 जनवरी के बाद से 20 फरवरी, 20 मार्च और 20 मार्च के बाद फिर 3 दिन ग्रेस के, और तब इसकी ड्यू डेट आएगी 23 मार्च।